चलो बेटा, हम लोग कल पढ़ रहे थे पैकेजिंग ऑफ डीएनए तक पढ़ लिए थे ना। पैकेजिंग में यूकैरियोट का पैकेजिंग था। यूकैरियोट की पैकेजिंग के लिए क्या क्या चीजें चाहिए थी अपने को? हिस्टोन प्रोटीन चाहिए था। बेटा क्या चाहिए था? हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन किस टाइप का प्रोटीन होगा? तो हिस्टोन प्रोटीन बेटा बेसिक प्रोटीन होता है। बेसिक का मतलब क्या हो जाएगा? उसमें आर्जिनिन और लाइसिन ज्यादा पाया जाता था। दूसरा बेटा उसमें बताया था कि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, मतलब किस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक ना। इसके बाद ये देखा गया कि जो हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन का 5 क्लास होता है: H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है ना। तो जो H1 होता है ये कभी भी बेटा आक्टामर नहीं बनाता है। आक्टामर बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए थी? H2A, H2B, H3 और H4 का 2 मॉलिक्यूल चाहिए था, जो कि क्या बनाएगा? आक्टामर बनाएगा। H1 जो होता है वो सीलिंग प्रोटीन होता है। अब न्यूक्लियोसोम सबसे पहले डीएनए बना। डीएनए बेटा कितने डायमीटर का था? 2 नैनोमीटर का। 2 से न्यूक्लियोसोम कितने डायमीटर का बना? 10 नैनोमीटर का बना। न्यूक्लियोसोम में 2 चीज पाई गई, हिस्टोन प्रोटीन पाया गया और क्या पाया गया? डीएनए पाया गया। तो जो डीएनए होगा तुम्हारे पास बेटा 2 टाइप का था। एक जो उसको घेरे रखता है, जिसको हम लोग बेटा कहेंगे बाइंडिंग डीएनए, और दूसरा लिंकिंग डीएनए या लिंकर डीएनए, ठीक है ना। ये पूरा चीजें हम लोगों ने देख रखा था। आज की क्लास में बेटा उसके आगे देखिए लिखा होगा सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। देखिए लिखा होगा सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ये है हेडिंग। तो सर्च फॉर बेटा जेनेटिक मटेरियल अभी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। बेटा बताना मुझे जेनेटिक मटेरियल के लिए जेनेटिक मटेरियल क्या होना चाहिए? जेनेटिक मटेरियल वो होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा। तो जेनेटिक मटेरियल बेटा, अब देखिए जैसे 1869 में बेटा न्यूक्लिन खोजा गया था। क्या था? न्यूक्लिन। इसके बाद बेटा यहां से लेकर के जो न्यूक्लिन को खोजा था, डिस्कवर्ड किया था, उनका नाम था बेटा फ्रेडरिक मिक्सचर। ध्यान देना थोड़ा सा बेटा, फ्रेडरिक मिक्सचर। तो जो फ्रेडरिक मिक्सचर साहब थे, इन्होंने न्यूक्लिन वर्ड दिया था, ठीक। तो न्यूक्लिन में ये कहा गया था, न्यूक्लिन में ये कहा गया था या फ्रेडरिक मिक्सचर से ये कहा गया, क्या न्यूक्लिन ही जेनेटिक मटेरियल है? क्या न्यूक्लिन ही जेनेटिक मटेरियल? तो उनको आइडिया नहीं था बेटा। बाद में बहुत से साइंटिस्ट आए, सटन एंड बवेरी आए, बीच बीच में बेटा और भी साइंटिस्ट आते रहे। तो ये 1926 के आसपास, 1926 या 28 में बेटा एक ग्रिफिथ साइंटिस्ट आए। ग्रिफिथ बेटा ये साइंटिस्ट है, ये जब आए तो इन्होंने ये सर्च करने की कोशिश किया कि डीएनए या सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, मतलब ये कोशिश कर रहे थे बताने की कि जेनेटिक मटेरियल ये हो सकता है, ठीक। अब जेनेटिक मटेरियल के होने के 3 कारण बेटा ये थे। जैसे एक मान लो कि डीएनए था, क्या डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है? उन्होंने कहा कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। बेटा 3 कंपोनेंट अपने पास दिखाई दे रहे थे। तो अधिकांश साइंटिस्ट का बेटा जो कंसेप्ट था, उनके पास था कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। कौन जेनेटिक मटेरियल हो सकता है? प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। बट ऐसा नहीं रहा। ऐसा नहीं रहा मतलब कि अब देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा जेनेटिक मटेरियल अपने पास होना है। तो अभी आप बेटा जो पढ़ने चल रहे हैं वो क्या पढ़ने चल रहे हैं? ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किसका है बेटा? ये ग्रिफिथ का, ठीक है ना। तो जो आपकी बुक में लिखा गया सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, इसमें बेटा एक्सपेरिमेंट ऑफ द ग्रिफिथ या ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है। ये छोटी सी बात है बेटा, इसको मैंने मुझे हटा देना है। अब आप ये देख लो कि इसमें एक्सपेरिमेंट किसका पढ़ना है? ग्रिफिथ का।
बेटा ग्रिफिथ ये 1928 के आसपास ये इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, वो प्रिंसिपल का नाम था बेटा ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल इन्होंने दिया था? ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। बेटा इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसफार्म का मतलब कि रूप को चेंज कर देना। फार्म मतलब क्या होता है? रूप। ट्रांस मतलब कि चेंज कर देना। ठीक है, तो ये इन्होंने दिया ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। तो बेटा जब इन्होंने किस पे वर्क किया तो आप कह सकते हैं कि सर ये वर्कड विथ किस पर बेटा इन्होंने वर्क किया? तो एक बैक्टीरिया था, उसका नाम था डिप्लोकोकस, या बेटा इसका न्यू नेम है डिप्लोकोकस, या बेटा इसको बोलते हैं स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया। NIAE बेटा स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया। ठीक है, तो किस पे वर्क किया इन्होंने? डिप्लोकोकस या बेटा स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया। डिप्लो का मतलब बेटा ऐसे समझो, डिप्लो मतलब होता है दो, कोकस मतलब कि ये स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर, और स्टेप्टो मतलब होता है चेन में। तो इस बैक्टीरिया पर इन्होंने वर्क किया। ठीक, तो इस बैक्टीरिया की इन्होंने कहा कि बेटा इसके पास दो फॉर्म होते हैं, बैक्टीरिया हैव टू फॉर्म। है बेटा टू फार्म। इस फार्म को स्टेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? स्टेन। जब थोड़ा सा डिफरेंस होता है तो बेटा स्टेन वर्ड यूज करते हैं, ठीक ना। अब एक होता है इसको बेटा बोलते हैं एस थर्ड स्टेन, एस थर्ड फार्म, और दूसरा होता है आर सेकेंड फार्म। ये दो फार्म होते हैं, तो आप इसको जल्दी से बेटा नोट करें, फिर मैं इसके आगे का एक्सपेरिमेंट पढ़ाना शुरू करूं। चलो बेटा आगे देखते हैं। जो एस फार्म होता है इसका मतलब होता है ये स्मूथ कॉलोनी बनाता है। बेटा कैसे बनाता है? स्मूथ कॉलोनी बनाता है। कैसे? इसको आप ये देखिए इधर, एस का मतलब है, देखिए कोई एक बैक्टीरिया है, इसमें बेटा एक देखो थोड़ा बेटा कंसंट्रेट होइएगा, आ जाएगा समझ में। ये दोनों स्टेन के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं।
अंदर वाला बेटा ये जो होगा, ये वाला जो होगा, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। इसके बाहर का बेटा जो मैंने रेड बनाया, इसको कहते हैं सेल वॉल। क्या कहेंगे? सेल वॉल। इसमें देखो बेटा ऊपर की ओर एक एडिशनल लेयर है, ये देख रहे हैं ना, ये ऊपर की ओर एक एडिशनल लेयर है। क्या बेटा इस पे एडिशनल लेयर दिख रही है? नहीं, इसको कहते हैं हम लोग म्यूकस की कोट है। ये किसकी कोट है बेटा? ये म्यूकस कोट। और ये बना होता है किसका? पॉलीसेक्राइड का। म्यूकस की कोट बेटा किसकी बनी है? पॉलीसेक्राइड की, ठीक। और यहां पर म्यूकस कोट नहीं पाया जाएगा। म्यूकस की कोट बेटा यहां पर नहीं पाई जा रही है, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? जब ये स्टिकी नेचर का होता है, चिपचिपा होता है। म्यूकस कोट का मतलब बेटा जैसे आप थूक होता है ना, चिपचिपा होता है, वैसे ये भी चिपचिपा होता है। ये क्या करता है बेटा, जो ये चिपचिपा वाला होता है, तो ये कहीं पर अगर किसी बॉडी में जाएगा तो वहां पर जाकर के अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा। और देखो एस का मतलब होता है बेटा स्मूथ। एस का मतलब होता है स्मूथ। स्मूथ मतलब साफ, ठीक है ना। जो ये हो गया स्मूथ। और ये आर का मतलब होता है बेटा क्या? रफ, ठीक है ना। स्मूथ हो गया, रफ हो गई। जब ये किसी चीज से बेटा अटैच हो जाएगा, जैसे कहीं पर किसी के बॉडी के अंदर गया, तो जब बॉडी के अंदर जाएगा चिपक जाएगा। चिपक जाएगा तो बेटा क्या करेगा? पैथोजन काज करेगा। पैथोजन का मतलब डिजीज काज करेगा। क्या काज करेगा? डिजीज। तो मतलब ये जो स्मूथ तो है, लेकिन ये कैसा है? वारुलेंट है। वारुलेंट का मतलब होता है बेटा पैथोजेनिक। NIC है बेटा। वारुलेंट का मतलब क्या हो जाएगा? पैथोजेनिक है। अब देखो ये वाला क्या होगा? ये रफ है। अब ये नॉन वारुलेंट होगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये किसी की बॉडी में चिपकेगा है नहीं, तो कैसा हो जाएगा? नॉन वारुलेंट। नॉन वारुलेंट का मतलब कि जो नॉन पैथोजेनिक हो। जो बेटा क्या हो? नॉन पैथोजेनिक हो। जब पैथोजेनिक होगा, नॉन पैथोजेनिक हो, तो कोई डिजीज काज करेगा नहीं। तो बेटा इससे डिजीज कौन सा होता है? निमोनिया। इससे डिजीज कौन होता है? निमोनिया। तो इससे निमोनिया होगा? नहीं होगा। तो बेटा ये नॉन पैथोजेनिक है, मतलब कि नो काज द या नॉट काजेज द बेटा क्या? निमोनिया। ये क्या करेगा? निमोनिया काज करेगा। तो बताइए कितने स्ट्रेन हुए? 2 टाइप के। कौन कौन बेटा? एस फॉर्म, एस थर्ड फॉर्म, एस सेकंड फॉर्म। जो एस है इसका मतलब स्मूथ है, ये वारुलेंट है। वारुलेंट का मतलब क्या हो जाएगा? पैथोजेनिक है। आर फॉर्म है। आर का मतलब बेटा क्या है? रफ है। आर का मतलब क्या है? रफ है, नॉन वारुलेंट है और नॉन पैथोजेनिक है। ये आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अगर कभी ये पूछा जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चा, तो डिफरेंस क्या होगा बताओ? इसमें कौन सी कॉलोनी दिख रही है? इसमें ऊपर एक लेयर पाई जा रही है। किसकी लेयर है? म्यूकस की कोट। क्या इसमें भी है? नहीं है। चलो हो गया। अब यहां से बेटा देखिए, अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। यहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा? एक्सपेरिमेंट बेटा हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट में था।
फर्स्ट पॉइंट बेटा, सबसे पहले एस को लिया इन्होंने, इसको इंजेक्ट किया माइस में, माइस मतलब चूहे में। जब बेटा इन्होंने रिजल्ट देखा कि चूहा क्या रहा, मर गया, माइस डाइड। बेटा ये देखिए चार वर्ड लिखा होगा या एक्सपेरिमेंट में। इन्होंने लिया एस को, आप एस थर्ड फॉर्म बेटा कर सकते हो, इसको इंजेक्ट किया बेटा किसमें, माइस में, और तो माइस क्या हो गया, ये डाइड बेटा, माइस की डेथ हो गई, माइस की डेथ हो गई। बेटा यस में क्या था, इसका मतलब कि ये पैथोजेनिक था, ये पैथोजेनिक था ना, पैथोजेनिक का मतलब कि डिजीज कैच कर सकता था, तो जिसके कारण अब अगर हम लोग ये देखें तो माइस के अंदर बेटा कौन आ गया, एस फॉर्म आ गया, इसकी डेथ हो गई। अब दूसरा फॉर्म कौन सा था बेटा बोलो, आर फॉर्म लिया या आर सेकंड फॉर्म को लिया। अब आर सेकंड फॉर्म को लिया तो किस में इंजेक्ट किया, ये भी बेटा माइस में इंजेक्ट किया, तो माइस क्या रहा बेटा, ये लाइव कंडीशन में रहा। फिर इन्होंने लिया कि जो एस थर्ड था, एस थर्ड को बेटा हीट किल्ड कर दिया। हीट किल्ड मतलब समझते हैं, इसको हाई टेम्परेचर पर इसको बर्न कर दिया। बर्न करने का मतलब बेटा कि इसको इनएक्टिव कर दिया, ठीक है ना, इसको क्या किया, एस थर्ड वाले को इनएक्टिव कर दिया। तो यहां पर आप देखिए एनसीईआरटी में बेटा वर्ड लिखा गया होगा क्या, हीट किल्ड, हीट किल्ड एस थर्ड फॉर्म, ये हो गया बेटा। इसको इंजेक्ट किया किसमें, माइस में, तो माइस क्या रह गया बेटा, अलाइव रह गया, अलाइव रहा। अब बेटा चौथे एक्सपेरिमेंट में सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, जो असली प्रॉब्लम है, चौथा एक्सपेरिमेंट है। क्या क्या लिया बेटा, यहां पर इन्होंने लिया हीट किल्ड, एस थर्ड फॉर्म ले लिया, और बेटा आर सेकंड फॉर्म लिया, इसको इंजेक्ट किया बेटा किसमें, माइस में, और ये माइस बेटा क्या हो गया, अब मुझे बताओ, हीट किल्ड का मतलब एस फॉर्म है, ये तो इनएक्टिव है ना, और ये डिजीज काज नहीं कर सकता, ये इनएक्टिव है, ये क्या है, ये डिजीज काज नहीं कर सकता। तो बेटा इसमें जब इसको देखा गया तो माइस के अंदर बेटा ये लाइव एस आरएनए, लाइव एस थर्ड बेटा फॉर्म दिखाई दिया। जब इसके फॉर्म को देखा गया बेटा, जब इसको माइस को देखा गया, मरे हुए माइस को देखा गया, तो उसमें एस थर्ड फॉर्म दिख रहा था, वो भी बेटा लाइव कंडीशन में था। ये समझ में नहीं आया, हा? तो सेकंड में लाइव था ना, तो सेकंड आर वाला कहां पैथोजेनिक है, आर पैथोजेनिक है क्या, तो जब आर पैथोजेनिक नहीं तो लाइव तो रहेगा ही रहेगा। यहां बेटा आर फॉर्म लिया, आर सेकंड फॉर्म लिया, तो इसको और इसको हमने इनएक्टिव कर दिया है, ये डिजीज काज कर सकता नहीं, इसको जिंदा रहना चाहिए ना। रिजल्ट ये कहता है बेटा कि इसको क्या रहना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए, लेकिन ये तो मर गया। समस्या क्या हो गई, काहे मर गया, ये मरना नहीं चाहिए था ना, कि चाहिए था, नहीं मरना चाहिए था बेटा, फिर भी मर गया। ये क्यों मर गया, तो जब इसको हम लोगों ने प्रैक्टिकली बेटा इन लोगों ने देखा तो उसमें एक एस थर्ड फॉर्म लाइव कंडीशन में दिखाई दिया, जिंदा दिखाई दिया। बेटा आप इनएक्टिव डाल रहे हो, यहां पर एस थर्ड एक्टिव फॉर्म में दिख रहा है, ऐसा कैसे हो गया। इसका मतलब है बेटा कि कोई ना कोई ऐसा, ध्यान से बेटा सुनिएगा, कोई ना कोई एस थर्ड से कोई ना कोई एक बेटा केमिकल निकला होगा जो आर सेकंड को एस थर्ड में कन्वर्ट कर दिया। ध्यान से बेटा सुनिएगा, एस थर्ड से कोई ना कोई एक केमिकल निकला, इसको एक्टिवेट कर दिया, मतलब बेटा इसको क्या कर दिया, इस पे कॉलोनी बना दिया। कॉलोनी मतलब कि देखो एस थर्ड से केमिकल निकल करके आर सेकंड को बेटा एस थर्ड में कन्वर्ट करा दिया। ये समझ में आया, तो फिर से बताओ कि क्या चेंज हुआ, आर सेकंड ट्रांसफॉर्म इनटू एस थर्ड फॉर्म। तो बेटा ये यहां पर कौन सा प्रोसेस हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन। किसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बच्चा,
आर सेकंड का एस थर्ड में। लेकिन किसने कराया होगा? कोई ना कोई केमिकल है। तो किसी ने बेटा पूछा कि भाई ये कौन सा केमिकल है, तो इनको आइडिया नहीं था, मतलब इसका नेचर क्या था, केमिकल का नेचर क्या था, आइडिया नहीं था। ठीक। बट बेटा जो कंक्लूजन निकला, निष्कर्ष निकला, वो ये था कि इस एस थर्ड से कोई ना कोई एक केमिकल निकलता है, वो केमिकल आर सेकंड को एस थर्ड में कन्वर्ट करता है। क्लियर? ठीक है, इसको जल्दी थोड़ा नोट करिए। मतलब ठीक है। तो देखो ये इसका मतलब किसका निष्कर्ष क्या निकला जाएगा या लिखा जाएगा? इसका कंक्लूजन, आर सेकंड ट्रांसफॉर्म इनटू एस थर्ड, बेटा ड्यू टू सम केमिकल। ठीक है ना, ड्यू टू सम केमिकल। तो बेटा इनकी ड्रॉबैक क्या हो गई? अगर इनकी ड्रॉबैक पूछा जाए कि इस एक्सपेरिमेंट का ड्रॉबैक क्या था, बेटा ड्रॉबैक ये था कि ये बता नहीं पाए कि वो केमिकल कौन सा है। ठीक है ना, मतलब कि ड्रॉबैक क्या था बेटा? नॉट एक्सप्लेन अबाउट द बायोकेमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस था उसका नेचर नहीं बता पाए। नो एक्सप्लेन अबाउट बेटा किसके बारे में? बायोकेमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस, या बेटा जो केमिकल है सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का बेटा ये केमिकल बायोकेमिकल नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये भी आप जल्दी से नोट करिए। तो ये एक्सपेरिमेंट बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है बेटा यहां से, जब ड्रॉबैक हम लोग पता कर लिए, तो इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या था? तीन साइंटिस्ट थे बेटा। उनका हेडिंग जो बनती है आपकी बुक में देखिए बनाई गई होगी हेडिंग, बायो सॉरी बेटा बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। बेटा ये हेडिंग आप बना लीजिए, ये आपकी हेडिंग बनेगी।
बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल बेटा ये हमें इसके बारे में पढ़ना है। इसके लिए 3 साइंटिस्ट बेटा ये आपके बुक में दिए गए हैं। 3 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अवेरी, मैक्लियोड, बेटा ना, एंड मैकार्टी। ये मैकार्थी बेटा, ये 3 साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या दिया, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ बेटा, ये इन्होंने लगातार लगभग बेटा आप समझ सकते हो कि 10-11 साल बेटा इन्होंने एकदम जबरदस्त मेहनत किया। ठीक है ना, ये तीनों साइंटिस्ट बेटा मिल करके बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, और इन्होंने वर्क किसको किया था, सेम बेटा पैटर्न इन्हीं का एक्सपेरिमेंट था, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल का ही। मतलब कि वर्क अगर पूछा जाए किस पे किया था, तो बेटा ये वर्क किया था स्ट्रेप्टोकोकस पर ही। ठीक है ना, या आप ऐसे बोल सकते हो कि इनके एक्सपेरिमेंट को इन लोगों ने आगे बढ़ाया। ठीक है ना, अब देखो कैसे हम लोगों ने बेटा देखा कि जैसे एस्थर्ड फॉर्म है, एस्थर्ड है, इनको पहले बेटा एजिटेट किया गया। एजिटेशन का मतलब होता है तेजी से घुमा देना। इसके जो भी कंपोनेंट है बेटा उसको अलग अलग कर लेना। ठीक है, तो आप इसको समझिए, आप इसको समझिए कि जैसे ये एस्थर्ड था, इसके बेटा केमिकल को निकाला गया, इसके केमिकल को एक टेस्ट ट्यूब में रखा गया। इसके केमिकल को बेटा कहां रखा गया, टेस्ट ट्यूब में। तो बेटा केमिकल कौन कौन हो सकते हैं भैया, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, और प्रोटीन हो सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम बेटा इन्हीं 3 में थी। ठीक ना, प्रॉब्लम इन्हीं 3 में थी। दूसरे टेस्ट ट्यूब में भी इन्होंने ऐसा ही काम किया। इसके टेस्ट ट्यूब में, दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में भी बेटा यही काम किया गया। डीएनए रखा गया, आरएनए रखा गया, एंड क्या रखा गया, प्रोटीन। तीसरे में भी बेटा यही रखा गया। डीएनए रखा, आरएनए रखा, एंड बेटा प्रोटीन रखा। ठीक है, ये 3 चीजें रखा इन्होंने। ये किसके हैं, ये सबके सब बेटा एस्थर्ड फॉर्म के हैं ना। अब यहां ध्यान देना कि इन्होंने यहां पर बेटा एक एंजाइम है, उसका नाम है आरएनएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, आरएनएज एंजाइम। अब आरएनएज एंजाइम बेटा इसमें इन्होंने मिला दिया। क्या मिला दिया, आरएनएज एंजाइम। तो एंजाइम है तो बेटा आरएनए को इसने डाइजेस्ट कर दिया, एंजाइम को इसने डाइजेस्ट कर दिया, और इसको बेटा इंजेक्ट किया इन्होंने इसके बाद इन्होंने R सेकंड पे इसको डाला। तो जब बेटा ये R सेकंड में डाला तो यहां से ये एस्थर्ड बन गया। क्या बन गया ये, इसका मतलब कि यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। यहां पर क्या हुआ बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अरे भाई तभी तो एस्थर्ड में कन्वर्ट हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तभी तो एस्थर्ड में कन्वर्ट हुआ। फिर बेटा इन्होंने यहां पर प्रोटीएज एंजाइम डाला। कौन सा एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम बेटा प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। देखो आरएनए अब रहा नहीं बेटा, यहां पहले आपने आरएनए गायब हो चुका है, आरएनए पहले गायब कर चुका है, फिर बेटा ये प्रोटीन भी गायब हो गया। लेकिन यहां अब इसको किस में डाला गया, R सेकंड में। जब R सेकंड में डाला तो इन्होंने क्या देखा, ये किस में कन्वर्ट हो गया,
एस थर्ड में कन्वर्ट हो गया। अरे ये सब बेटा, अब ये यहां पर कौन सी प्रोसेस हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर भी हुआ। अब आपके पास बेटा तीसरा एक्सपेरिमेंट आता है, जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने कहा कि हम इसमें डीएनएज एंजाइम डालेंगे। कौन सा एंजाइम बेटा, डीएनए। जब डीएनएज एंजाइम डाला तो आप बेटा देखो, इस एक्सपेरिमेंट में केवल और केवल डीएनए बचा है, या हम लोग बेटा ऐसे भी कर सकते हैं कि आरएनए और प्रोटीन अभी भी बचा है, बट हम डीएनए को डाइजेस्ट कर दिए। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। अगर हम इसको डाइजेस्ट करेंगे बच्चा, अब ये आर सेकंड में डाला गया, तो ये एस थर्ड में नो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब बेटा इसका एस थर्ड में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब आर सेकंड ही रह गया, मतलब बेटा नो ट्रांसफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब होता था, इसका मतलब है कि अगर बेटा डीएनए होता, जिसमें जिसमें डीएनए था, देखो इसमें डीएनए था, आर सेकंड एस थर्ड में कन्वर्ट हुआ, इसमें डीएनए था, आर सेकंड एस थर्ड में कन्वर्ट हुआ, इसमें डीएनए नहीं था, प्रोटीन था, आरएनए था बेटा, लेकिन कन्वर्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ये बताने की कोशिश किया। बट बेटा बहुत से साइंटिस्ट ऐसे थे जो इनसे सेटिस्फाई नहीं हुए, बहुत से साइंटिस्ट ऐसे थे जो इनसे सेटिस्फाई नहीं हुए। बेटा क्यों सेटिस्फाई नहीं हुए, आखिर क्या प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा भैया यहां पर केवल एक फॉर्म ही तो चेंज हुआ है, जेनेटिक मटेरियल हम उसको कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल बेटा हम उसको कहते हैं जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोई सब्सटेंस जाता है। यहां तो बेटा वही है ना, कोई जनरेशन चेंज हुआ क्या, क्या बेटा कोई जनरेशन चेंज हो रहा है, तो आप बोलोगे सर यहां पर जनरेशन चेंज नहीं हो रहा है। अगर जनरेशन चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि ये जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता है, इनका कहना था, बहुत से साइंटिस्ट का था। तो इसका मतलब है बेटा कि अभी भी प्रूव नहीं हुआ। एक्चुअली में जो अवेरी, मैक्लाइड एंड मैकार्थी थे बेटा, ये बिलीव करते थे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। क्या हो सकता है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, बट यहां ऐसा नहीं हुआ। आखिर इनकी कमी क्या थी बेटा, इनकी केवल एक ही कमी थी कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होता है, यही ना कमी थी, बाकी तो सब कुछ सही था। क्लियर। तो ये एक्सपेरिमेंट बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलो ठीक है, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, इसको आपको नोट करना है। ज्यादा छोटा हो गया क्या, दिख रहा है ना, चलो बेटा इसको नोट कर लो। या छोटा सा एक पॉइंट और एक्सप्लेन कर दे तब बेटा लिखिएगा। इसमें एक वर्ड आता है आपकी एनसीईआरटी में बेटा लिखा है डीएनएस एंड बेटा डीएनएस, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। गुड बेटा, ये वाला क्या होगा, ये एंजाइम्स होंगे। कैसे पता ये एंजाइम्स होंगे, इसका मतलब क्योंकि इसमें कौन सा वर्ड लगा है, एज वर्ड लगा है, और ये क्या है, ये मेनी न्यूक्लियोटाइड है। मेनी मतलब बेटा एस लगा देते तो मेनी हो जाता है ना, कई हो जाता है, मेनी न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो होंगे ये मेनी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और ये वाला बेटा क्या होगा, एंजाइम्स होगा। दोनों में अंतर है ना, एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम सब्सटेंस को डाइजेस्ट करेगा, ये बेटा कई फॉर्म में हो, कई होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डीएनएस बोलते हैं। ठीक है, ये जल्दी से नोट कर लो।
चलिए, तो ये हम लोगों ने बेटा कंप्लीट किया बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बेटा अब इसके बाद कौन सा बचेगा? डीएनए इज, हाँ, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। ये बेटा सबसे पहले एनसीईआरटी की पहली लाइन बेटा आप देखिए, पहले एक साइंटिस्ट थे बेटा, उनका नाम क्या था? हर्षेन चेस। ठीक है ना, जो साइंटिस्ट बेटा एक्सपेरिमेंट किए थे उनका क्या नाम था? हर्षेन चेस। ठीक है ना, लिखा होगा HARSEY। SH नहीं है ना? H है क्या? अच्छा, हर्षे है। आयन बेटा चेस, CHA। ठीक है, हर्षेन चेस। ये कब थे बेटा? ये 1942, 52, हाँ सॉरी बेटा, 45 नहीं था, 52 था। ये 52 का मतलब ये इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो कब था? 1952 पर। बेटा इन्होंने वर्क क्या किया कि इन्होंने, देखिए फर्स्ट लाइन जो एनसीईआरटी की, वो नीट का क्वेश्चन है। देखिए एक लिखा है बेटा, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। मतलब कि यहां पर एक वर्ड है अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल प्रूव दैट डीएनए इज अ बेटा जेनेटिक मटेरियल। फिर ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। देखो ये लाइन एनसीईआरटी की है बेटा। अनइक्विवोकल का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई विवाद ना हो, मतलब बेटा सुस्पष्ट, एकदम क्लियर, बिना एक्सेप्शन के। अनइक्विवोकल का मतलब होता है बेटा विदाउट एक्सेप्शन, मतलब कि इन्होंने एकदम फाइनली ये प्रूव किया। अनइक्विवोकल का मतलब बेटा आप कह सकते हो कि फाइनली इन्होंने प्रूव किया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। अनइक्विवोकल का मतलब क्या था? विदाउट एक्सेप्शन, बिना अपवाद का, राइट। ये लाइन है बेटा, इसको आपको याद रखना है। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने किया कि ये वर्क किस पे किया? वर्क विथ T2 बैक्टीरियोफेज वायरस, T2 बैक्टीरियोफेज वायरस पर। इस वायरस पर बेटा इन्होंने वर्क किया। ठीक है ना। अब किसी भी वायरस को या बैक्टीरियोफेज को अगर हम लोग देखें, उसके एक बेसिक स्ट्रक्चर को देखें, अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर को देखें बेटा, तो इसमें दो चीजें दिखती हैं। एक उसके बाहर का कोट दिखता है, ये, ठीक, इसको कहते हैं प्रोटीन की कोट है। ये किसकी कोट है? प्रोटीन कोट है। इस प्रोटीन कोट को बेटा कैप्सिड बोलते हैं ना। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा बेटा? ये जेनेटिक मटेरियल। अगर हम लोग यहां पर बात करें डीएनए की, ये किसका स्ट्रक्चर? हमने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया, एक बेटा बैक्टीरियोफेज का। ठीक, इन्होंने बेटा यूज किया, ये बैक्टीरियोफेज है, या हम लोग कह सकते हैं कि ये T2 बैक्टीरियोफेज है, राइट बेटा। अब आपके पास है, ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। इसके पास दो चीजें हैं, एक तो प्रोटीन कोड दिखेगा और दूसरा डीएनए दिखेगा। क्लियर? अब क्या करना है? इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज किया। ही यूज द बेटा क्या? रेडियो एक्टिव आइसोटोप। या दे यूज्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स।
और रेडियो एक्टिव बेटा जो आइसोटोप लिया, इन्होंने दो रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया, ठीक। एक लिया इन्होंने, पहला बेटा लिया इन्होंने सल्फर। सल्फर नॉर्मली बेटा कितना होता है, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, अगर नॉर्मल है तो 32 बेटा होता है ना, ये नॉर्मल सल्फर है, ये कैसा है, नॉर्मल। S35 बेटा ले लिया तो ये रेडियो एक्टिव हो गया, ये कैसा हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। कोई दिक्कत? रेडियो एक्टिव का मतलब होता है कि ये इमिट करेगा लाइट को, लाइट को बेटा ये एमिट करेगा, निकालेगा। फिर इन्होंने दूसरा लिया फास्फोरस को। फास्फोरस 31 बेटा ये नॉर्मल होता है, और फास्फोरस 32 बेटा ये इसका रेडियो एक्टिव होता है, ठीक। अब इन्होंने दो कल्चर मीडियम बनाया। कितने बेटा कल्चर मीडियम? दो कल्चर मीडियम। एक में इसको रेडियो एक्टिव को बेटा यूज किया और फिर इसको नॉर्मल यूज किया, पहला एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट में इसको नॉर्मल लिया, इसको रेडियो एक्टिव लिया। ये दो एक्सपेरिमेंट बेटा इन्होंने साथ साथ किया, ठीक है ना। कल्चर मीडियम में इसे ग्रो कराना है। तो पहले बेटा इससे पहले कुछ सिंपल सा कंसेप्ट है, उसको आप देख लो। जैसे सल्फर है, तो सल्फर किस में पाया जाएगा सर? प्रोटीन में पाया जाएगा। सल्फर इज ए कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। तो हम यहां लिख सकते हैं सल्फर ये है बेटा कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का एक कंपोनेंट है, सही है ये। लेकिन फास्फोरस किसका कंपोनेंट है? कंपोनेंट ऑफ डीएनए। बेटा डीएनए क्यों कर रहे हैं आप? यहां देखो, ये न्यूक्लियोटाइड का बना होगा। अरे कोई भी डीएनए, न्यूक्लिक एसिड है ना डीएनए, न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड में बेटा क्या होता है? फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, सॉरी फास्फोरस होता है, शुगर होता है और नाइट्रोजन बेस होता है। आप ऐसे समझो इसको, जैसे ये फास्फोरस हो गया, शुगर हो गया और मान लो बेटा ये नाइट्रोजन बेस हो गया। ये दोनों को मिलाकर के, इन तीनों को मिला के क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। इसको बेटा क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। अगर न्यूक्लियोटाइड कहेंगे तो फास्फोरस कहां पाया जाएगा? न्यूक्लियोटाइड में बेटा पाया जाएगा। सल्फर कहां पाया जाएगा? प्रोटीन में। क्लियर रहेगा ये? तो ये सारे कंपोनेंट बेटा आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जितनी बातें यहां हमने बताई। चलो
ठीक है बेटा, पहला कल्चर मीडियम अब लेना है। ये बेटा T2 बैक्टीरियोफेज है। इसको कहां रखा गया? इनको रखा गया बेटा कल्चर मीडियम में। एक चीज बेटा और याद रखिएगा, जब हम बेटा इसको कल्चर मीडियम में रखते हैं तो कौन सी बेटा कंडीशन क्रिएट होती है? हमेशा याद रखना बेटा, जब भी कल्चर मीडियम में रखा जाएगा तो लिविंग कल्चर मीडियम हो, लिविंग। ठीक, यहां पर दो चीजें बनाई गई। यहां बेटा लिया गया रेडियो एक्टिव सल्फर। सल्फर का मतलब इसको रेड से लिख देता हूं। इन्होंने बेटा लिया रेडियो एक्टिव सल्फर। सल्फर कितना था बेटा? 35 था। फिर दूसरा इन्होंने लिया नॉर्मल बेटा फास्फोरस था P31। बेटा इसको भी चेंज करना पड़ेगा ना, नॉर्मल लिखना पड़ेगा। नॉर्मल इन्होंने बेटा लिया नॉर्मल, यहां पर P31। कोई दिक्कत बेटा? यहां पर जब इस कल्चर मीडियम में रखा तो ये कैसे बनेगा? सीधी सी बात है बेटा कि यहां पर ये किससे लेबल्ड होगा? ये अटैच होगा बेटा प्रोटीन के कोड से। किससे? प्रोटीन के कोड से। और ये वाला जो बेटा होगा ये लेबल्ड होगा डीएनए से। मतलब आप यहां लिख सकते हैं रेडियो एक्टिव सल्फर अटैच्ड या बेटा लेबल्ड विथ प्रोटीन कोड, लेबल्ड विथ बेटा प्रोटीन कोट। जब प्रोटीन कोट हुआ तो इसका मतलब बेटा प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव हो गया। प्रोटीन कोट कैसा हो गया? रेडियो एक्टिव। इसका मतलब कि रेडियो एक्टिविटी बेटा डिटेक्ट होगा। कहां डिटेक्ट होगा? कोट में। रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट इन प्रोटीन कोट। सही है बेटा, ये प्रोटीन कोट में दिखेगा ये, राइट। अब ये किससे लेबल्ड होगा? तो ये हम कह सकते हैं बेटा ये लेबल्ड होगा डीएनए। तो जब डीएनए से लेबल होगा तो इसका मतलब डीएनए में क्या होगा? नॉर्मल फास्फोरस होगा। क्या रेडियो एक्टिविटी दिखेगी? तो बेटा नो रेडियो एक्टिविटी। यहां पर कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखेगी। कहां नहीं दिखेगी? डीएनए में। इतना क्लियर है ना? ये पहले बताओ, ये बैक्टीरियोफेज लिया, इसको कहां रखा हमने? कल्चर मीडियम में। बेटा दो फार्म लिया, एक कौन सा लिया? रेडियो एक्टिव बेटा सल्फर लिया, फास्फोरस को नॉर्मल लिया। तो जो रेडियो एक्टिविटी बेटा लेबल्ड होगा वो प्रोटीन कोड से होगा। सल्फर प्रोटीन कोड से अटैच हुआ और यहां पर रेडियो एक्टिविटी हमें दिखाई देने लगा। लेकिन नॉर्मल किस में केस में? फास्फोरस के। फास्फोरस में क्या नहीं दिख रहा है? रेडियो एक्टिविटी नहीं दिख रही है। फास्फोरस में बेटा या डीएनए में रेडियो एक्टिविटी नहीं दिख रही। अब इसको क्या किया जाएगा? अब इसको बेटा हम लोग एक्सपेरिमेंट ये इन्होंने किया एसर्सिया कोलाई पर, ई कोलाई पर, एक बैक्टीरिया पर। इसको बेटा ले जाकर के कहां रखा? इसको ले जाकर के रख रहे हैं अब बैक्टीरिया में, ठीक ना। बैक्टीरिया के पास बेटा ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये बैक्टीरिया का एक सेल हो गया ना, ये बैक्टीरिया का सेल है, इसका अपना जेनेटिक मटेरियल बेटा होगा। अब हुआ क्या होगा? आप खुद बेटा गेस करिए हुआ क्या। ये इससे अटैच हुआ होगा। कौन किससे अटैच हुआ होगा? ये इससे अटैच हो गया। जब ये अटैच बेटा हुआ तो इसका जेनेटिक मटेरियल तो अभी इसी के पास है।
जब ये अटैचमेंट हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन। ये स्टेज बेटा कहलाएगी इन्फेक्शन। अगर मैं आपसे कहूं बेटा इन्फेक्शन किसे कहेंगे, तो अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज। बेटा ये देखो, ये क्या है? ये एसर्सिया कोलाई का सेल है ना। ये क्या है? ये T2 बैक्टीरियोफेज है। क्या है? T2 बैक्टीरियोफेज है ये। या डायरेक्ट मैं बेटा वायरस लिख दे रहा हूं, इतना लंबा काहे लिखेंगे। ये क्या होगा? ये वायरस है। सही है। तो बताओ इन्फेक्शन किसे कहेंगे? अटैचमेंट ऑफ वायरस विथ बेटा किससे? ई कोलाई या बैक्टीरिया से। इससे अटैचमेंट होना इन्फेक्शन कहलाएगा। इन्फेक्शन के बाद अब आपके पास आता है, ध्यान देना बेटा, इसके बाद की जो स्टेज आती है इसके बाद बेटा एक नई स्टेज आती है जिसको हम लोग ब्लेंडिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग। देखिए ये लिखा होगा बेटा, तीनों फिगर बनाए गए होंगे। अरे फिगर बनाया गया होगा पीछे ना, तो 3 स्टेज बेटा लिखा गया होगा इधर साइड में लिखा गया होगा। इन्फेक्शन है, ब्लेंडिंग है। ब्लेंडिंग का मतलब होता है बेटा स्लो मोशन में इसे घुमाना। क्या करना? स्लो मोशन में इसे घुमाना। तो जब ये आप बेटा इसे स्लो मोशन में घुमाएंगे तो यहां पर एक प्रोसेस होगी, ये इससे बेटा डिटैच हो जाएगा, मतलब कि जो वायरस है इससे हट जाएगा, छोड़ देगा उसको। और इसका देखो, पहले इसका जेनेटिक मटेरियल कौन सा था? ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, और ये वाला बेटा इसका जेनेटिक मटेरियल है। ये जेनेटिक मटेरियल किसका वाला है? ये वायरस का है, ये बेटा बैक्टीरिया का है। अब ये यहां से ये देखिए बाहर रह गया। ये क्या रह गया? बाहर। अब बताओ क्या ये डीएनए बेटा फास्फोरस है कि नहीं है? इसमें फास्फोरस है ना, नॉर्मल वाला फास्फोरस है, लेकिन इसमें क्या है? रेडियो एक्टिव है ये। इसके बाद तीसरे स्टेप पर आप जाते हैं। कौन से स्टेप पे बेटा? तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप पर जब हम लोग जाते हैं तीसरे स्टेप पर बेटा जब बोलते हैं तो इसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। जब आप बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन करना, इसका मतलब होता है कि पूरी तरह से बेटा डिटैच कर देना, मतलब अलग अलग कर देना, तेजी से घुमा करके। अभी आपके पास आइडिया है बेटा, ये दोनों, ये वाला यहां पर है, ये बाहर ही है अभी। ये वाला बेटा इसका जेनेटिक मटेरियल ये वाला है, यहीं पर है। इसका जेनेटिक मटेरियल बेटा कहां पर है? इसका वाला कौन सा था? अच्छा इस कलर में था। इसका जेनेटिक मटेरियल यहां पर है। ये ई कोलाई है, सेंट्रीफ्यूगेशन आपने किया। तो कुल कितने स्टेप की प्रोसेस है? अब बेटा कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? कंपटीशन में बेटा क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? सर इसका सीक्वेंस अरेंज करिए। तो पहले क्या आएगा? इन्फेक्शन, फिर क्या आएगा? ब्लेंडिंग, फिर क्या आएगा? सेंट्रीफ्यूगेशन। इतना क्लियर है? तो जब ये यहां पर आप सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब तेजी से घुमाना है, ठीक है? कहां करेंगे? तेजी से घुमाएंगे। जब तेजी से घुमा लेंगे इसको, जब इसको तेजी से घुमा लेंगे तो एक टेस्ट ट्यूब में रखेंगे इसको। किसमें रखेंगे? टेस्ट ट्यूब में। तो देखो ये एक टेस्ट ट्यूब मैंने बना लिया, ये इन दोनों को बेटा रखेंगे। ध्यान से सुनना बेटा, ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, केवल यही भर नहीं, तब हम दोनों को रखेंगे। जब इसमें देखिए ये भारी होगा, कौन भारी होगा? ये ई कोलाई। अरे बेटा ये ई कोलाई ही है ना, या ई कोली ही है ना। ये यहां पर जाकर के कहां बैठेगा? जो भारी होता है वो नीचे जाके बैठ जाता है,
अरे बेटा जो भारी होगा वो कहां बैठेगा, नीचे बैठ जाएगा। अब नीचे होगा तो इसके पास ये वाला डीएनए है बेटा जो कि अभी नॉर्मल है, इसका अपना डीएनए है, ये नीचे बैठ गया। ये देखो जो प्रोटीन की कोट है बेटा ये ऊपर तैर रही है, ये तो जो हल्का होता है ऊपर हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये हल्का है, ये ऊपर है, तो जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं सुपर नेटेंट, सुपर नेटेंट। और जो नीचे बैठता है बेटा इसको बोलते हैं पीलेट्स। क्या बोलते हैं, पीलेट्स। एक टर्म बेटा लिखा होगा सुपरनेटेंट जो होगा, ध्यान से सुनो, जो सुपरनेटेंट होगा इसमें क्या आपने दिखाई दिया बेटा, आपको क्या दिखेगा, ये वाला है प्रोटीन कोट है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट है, तो ये रेडियो एक्टिव बेटा सल्फर दिखाई देगा, रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट होगा। सही है बेटा ये। इसका मतलब कि जब इस पे लाइट दिखाएंगे तो यहां पर रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड, बेटा यहां पर रेडियो एक्टिविटी क्या होगी, डिटेक्टेड होगी। अब आइए पीलेट्स में, पीलेट्स में बेटा डीएनए होगा, पीलेट्स में क्या होगा, डीएनए होगा। क्या डीएनए में बेटा रेडियो एक्टिव दिखाई देगा, तो आप कह सकते हैं नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड। क्या क्या बेटा समझ में आया, अरे यहां से करें आ जाएगा, ये तो नहीं आ रहा है यार, आ गया क्या, चलो ठीक है। ये दिख रहा है ना बेटा पूरा, तो क्या क्या चीजें हुआ फिर से एक बार देख लो जल्दी से पूरा एक्सपेरिमेंट। कट गया रेडियो एक्टिव, चलो नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड। अब देख बच्चा, हमने क्या किया कि जो T2 बैक्टीरिया फेज था इसको कल्चर मीडियम में रखा, कल्चर मीडियम में रेडियो एक्टिव सल्फर लिया, फास्फोरस 31 लिया, मतलब नॉर्मल लिया। जब इसको देखते हैं तो इसके बाद इसको कहां कराएंगे, इन्फेक्शन कराएंगे, इकोलाई पे ले गए, इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन बेटा जब हुआ तो ये इन्फेक्शन कहते किसे हैं, अटैचमेंट ऑफ वायरस विथ बेटा बैक्टीरिया, ये इन्फेक्शन कहलाएगा। बेटा फिर क्या करेगा, सेकंड स्टेप कौन सा है हमारे पास, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग किसे कहते हैं, स्लो रोटेशन एंड डिटैचमेंट ऑफ द बेटा क्या, डिटैचमेंट ऑफ द वायरस विथ बैक्टीरिया। डिटैचमेंट का मतलब क्या, अलग हो गया, सेपरेट हो गया। ब्लेंडिंग का मतलब हिंदी में बेटा होता है सेपरेशन। फिर क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन, तेजी से बेटा घुमाएंगे, तेजी से घुमाने के बाद इसको एक टेस्ट ट्यूब में बेटा डिटेक्ट करेंगे, तो जो ऊपर की ओर दिखाई देगा उसे क्या कहेंगे, सुपरनेटेंट। जो नीचे दिखाई देगा वो उसे पेलेट्स। बेटा जो भारी होगा वो पेलेट्स होगा, जो ऊपर होगा हल्का होगा सुपरनेंट होगा। तो सुपरनेंट में हमको क्या दिखाई दिया, रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड दिखाई दिया। बेटा इसका मतलब कि रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हुई। लेकिन यहां पर क्या हुआ, क्योंकि पेलेट्स बेटा यहां पर था, ये डीएनए है, डीएनए में रेडियो एक्टिविटी दिखाई नहीं दी। ये हमारा कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बेटा क्लियर हुआ। ठीक है ना, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ये आपका बेटा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ।
यू आर रहेगा बेटा। चलिए भी आगे देखें। हो गया। अब बेटा सेकंड एक्सपेरिमेंट को आप समझो। सेम टाइप का कल्चर मीडियम है, यही स्ट्रक्चर है। जहां रेडियो एक्टिव सल्फर लिया था यहां बेटा नॉर्मल हो जाएगा, और यहां रेडियो एक्टिव ले लेंगे। ठीक, तो लेबल्ड विथ बेटा प्रोटीन कोड नहीं रह जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा, रेडियो एक्टिविटी यहां डिटेक्ट नहीं होगी। मैं बेटा लिख करके इसको समझाता हूं फिर से। चलो पूरे कंसेप्ट को फिर से सुनो। चलो ये बेटा T2 बैक्टीरियोफेज है। इसे क्या किया जाए, इसे केप्ट इन अ कल्चर मीडियम, और वो भी बेटा कौन सा कल्चर मीडियम होना चाहिए। अब यहां पर दो सेम टाइप के कल्चर मीडियम तो नहीं रखने हैं, एक बेटा अलग अलग रखना है। यहां पर क्या लेंगे, सल्फर 32, मतलब बेटा नॉर्मल रखेंगे। इसमें सल्फर 32 रखेंगे, नॉर्मल होता है। सल्फर 35 बेटा रेडियो एक्टिव होता है ना। दूसरा यहां पर फास्फोरस क्या रखेंगे, 32, मतलब बेटा रेडियो एक्टिव होगा। तो यहां पर रेडियो एक्टिव कौन हुआ, फास्फोरस। क्या नॉर्मल हुआ, सल्फर। तो क्या ये बेटा ये लेबल्ड विथ किससे, प्रोटीन कोट। तो ये प्रोटीन कोट है ना बेटा, तो प्रोटीन कोट कैसा होगा, नॉन रेडियो एक्टिव की रेडियो एक्टिव। सर नॉन रेडियो एक्टिव क्यों, क्योंकि बेटा ये नॉन है, ये नॉर्मल है। लेकिन ये वाला जो डीएनए होगा, डीएनए क्या होगा, इसका मतलब रेडियो एक्टिव होगा। सही है। तो ये लेबल्ड विथ प्रोटीन कोट। बेटा जब प्रोटीन कोट हुआ तो प्रोटीन कोट में क्या हुआ, क्या रेडियो एक्टिविटी बेटा डिटेक्ट हुई, नो, नो रेडियो एक्टिविटी। यहां पर बेटा या नो डिटेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी।
नो डिटेक्शन आप बेटा क्या हो जाएगा, यहां पर रेडियो एक्टिविटी का कोई डिटेक्शन नहीं दिखाई दिया। लेकिन ये किससे लेबल्ड होगा बेटा, लेबल्ड विथ डीएनए। जब यहां पर क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड। अब ये रेडियो एक्टिविटी बेटा कहां पर दिखेगी, डीएनए में। कहां दिखेगी, डीएनए में। फिर इसको कहां लेके जाएंगे, इसको अपन लोग बेटा कहां लेके जाएंगे, इकोलाई पर। अरे सर्सिया कोलाई पे लेके जाएंगे ना, ये यहां पर लेके जाएंगे। सब बेटा पहले ने बार बना लें तो अब क्या करेंगे, देखो बच्चों, इसका मतलब कि ये वाला जो पार्ट है ये इससे अटैच होगा। फिर यहां पर बेटा क्या होगा, प्रोटीन, यहां पर क्या होगा, डीएनए होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये इकोलाई का सेल है। ये क्या होगा, ये टर्म बेटा यूज करेंगे क्या, इन्फेक्शन। कौन सा टर्म यूज करेंगे, इन्फेक्शन। ये प्रोटीन कोट हो गया जो कि नॉन रेडियो एक्टिव है। ये बेटा डीएनए है जो कि क्या है, रेडियो एक्टिव है। ये कोई दिक्कत, ठीक है। फिर यहां से हम लोग कहां जाएंगे, ये इस जगह पर सेकंड स्टेप में जाएंगे। सेकंड स्टेप बेटा ये कहता है कि ये ऐसे बाहर रह जाएगा, इसका जेनेटिक मटेरियल बेटा, इसका जेनेटिक मटेरियल कहां आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। इसका जेनेटिक मटेरियल यहां आ गया। अब ये रेडियो एक्टिव है, इसका वाला जेनेटिक मटेरियल बेटा कौन सा था, नॉर्मल वाला जेनेटिक मटेरियल इसका था, ठीक है ना, ये नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल था। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, ब्लेंडिंग। फिर क्या लेंगे, यहां से बेटा जाएगा ये सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे रहेगा, ये यहां पर जेनेटिक मटेरियल हुआ बेटा ये अरे सॉरी, इसका जेनेटिक मटेरियल जो कि रेडियो एक्टिव है, और ये वाला क्या हो जाएगा, इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होगा। फिर ये प्रोसेस बेटा कहलाएगा क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाएगा। अब आप मुझे बताओ कि इसको दोनों को हम लोग कहां लेके चलेंगे, दोनों को बेटा अपन लोग लेके चलेंगे टेस्ट ट्यूब में। इसको भी टेस्ट ट्यूब में लेके चले, इसको भी टेस्ट ट्यूब में लेके चले। तो जब बेटा इसको टेस्ट ट्यूब में लेके चले तो यहां पर हमको क्या दिखाई दिया, यहां पर ये दिखाई दिया। नीचे क्या दिखेगा बेटा, नीचे इकोलाई दिखेगा। नीचे क्या दिखेगा, इकोलाई दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। तो इसका मतलब है कि ये सुपरनेटेंट है। ये कौन सा हिस्सा बेटा, सुपर नेटेंट। जब सुपरनेटेंट होगा तो ये कैसा दिख रहा है बेटा, नॉन रेडियो एक्टिव। अरे प्रोटीन कोट है ना बेटा ये, तो प्रोटीन कोट ये एक्टिव है कि नॉन रेडियो एक्टिव, कैसा है, नॉन रेडियो एक्टिव, सही है। लेकिन ये वाला हिस्सा बेटा क्या है, इकोलाई है। अरे इकोलाई का सेल है। अब इकोलाई में ये वाला हिस्सा बेटा क्या है, डीएनए है। तो डीएनए को क्या बोलते हैं बेटा, पिलेट्स बेटा बोलेंगे। यहां पर जो पिलेट्स होगा, अब ये कैसा हो जाएगा, ये रेडियो एक्टिव हो जाएगा। तो इनका कहना है कि जब बेटा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा तो हमें यह क्लियर हो जाएगा कौन सा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, ठीक है ना। तो कौन कौन ट्रांसमिट हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल ही बेटा ट्रांसमिट हो रहा है। कौन सा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। एक्सपेरिमेंट क्लियर हो चुका, तो इसको जल्दी से बेटा नोट कर लो। 2 मिनट का और बचा है, इसको पूरा कर दें। बेटा दिख रहा है, ये थोड़ा सा देखो, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। अब ये देखो, थोड़ा सा एक पॉइंट बेटा और लिख लो जल्दी से। यहां पर इन्फेक्शन किसे कहेंगे, देखो एक क्वेश्चन बेटा, पहले सीक्वेंस का क्वेश्चन देखो, जो नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। सीक्वेंस में पहले क्या लगाओगे, बोलो जल्दी से। पहले बेटा इन्फेक्शन होगा, फिर क्या होगा,
फिर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। ये 3 कॉलम बेटा ये हो गया, ये एक क्वेश्चन नीट का आया हुआ। अब यहां पर बेटा बताना मुझे ये था कि यहां पर मुझे ये बताना था कि इन्फेक्शन मीन्स क्या है। इन्फेक्शन किसे कहेंगे, तो आप कहोगे सर अटैचमेंट ऑफ वायरस विथ बेटा किससे, विथ बेटा ई कोलाई बैक्टीरिया, राइट। ये अटैचमेंट कहलाएगा या इन्फेक्शन कहलाएगा, पहला। दूसरा बेटा ब्लेंडिंग किसे कहेंगे, ब्लेंडिंग मतलब होता है सेपरेशन। क्या होता है बेटा, ये सेपरेशन। यहां पर क्या होगा, डी अटैचमेंट ऑफ डी अटैचमेंट, बेटा क्या, डी अटैचमेंट ऑफ वायरस विथ ई कोलाई, ठीक है ना। या बेटा इसे हम लोग कहेंगे स्लो मोशन रोटेशन, स्लो मोशन रोटेशन होगा। और तीसरा बेटा कौन सा होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है तेजी से एजिटेट करना, ठीक है। जल्दी से बेटा इसको नोट कर लो सब। ये पूरा एक्सपेरिमेंट बेटा मैंने कंप्लीट कर दिया, 3 आपके कंप्लीट किया, ठीक है ना। आज 3 एक्सपेरिमेंट आपने कंप्लीट किया। कौन कौन, एक बेटा आपने पढ़ा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, दूसरा पढ़ा बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, और तीसरा आपने पढ़ा आज हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। चलो बेटा आज इतना ही आप पढ़िएगा, कोई डाउट हो तो बताइएगा। डाउट तो नहीं ना कहीं, इसमें डाउट तो नहीं है ना कोई, चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल के एपिसोड में फिर से मिलते हैं हम लोग।